नमस्कार दोस्तों। भारत में समय समय पर कई सारे राज्यों की मांग उठी है, कभी जनसंख्या के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर और कभी डर के आधार पर क्या कभी आपने सोचा कि भारत का एक राज्य जो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने सोच लिया कि अब भारत के साथ तो रहना ही नहीं है, यानी कि भारत में रहते हुए अलग राज्य की मांग नहीं बल्कि अलग देश की मांग तक कर डाली। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उस राज्य के मन में चल क्या रहा था। क्या एक बहुत बड़ा डर था या फिर किसी प्रकार की भारत के साथ में नफरत थी, जिसकी वजह से उन लोगों के माइंड में सवाल आया भारत के साथ नहीं रहना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर असम राज्य की। आज भी असम के छोटे छोटे से ऐसे इलाके हैं, कोने हैं, जहां से दबी आवाज में ये बातें निकल के आती रही हैं कि असम भारत के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उस समय भी लोगों की तरफ से एक नारा दिया गया था कि भारत ने असम को केवल एक कॉलोनी समझा है और उस कॉलोनी के अंदर कभी झांक कर नहीं देखा कि चल क्या रहा है, हमें किस प्रकार से डराया जा रहा है, किस प्रकार से धमकाया जा रहा है। और आज हमारी हालत अल्पसंख्यक जैसी हो गई है, फिर भी भारत यहाँ ध्यान नहीं लगा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं उस पूरी घटना को कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि असम के लोगों के मन में यह सवाल आने लगा कि अब तो भारत के साथ नहीं रहना है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अगर हम मैप में चले तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप, और हमारे देश में अगर हम इस तरफ आएंगे तो ये आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये है असम राज्य। और अगर इसे हम जूम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब हम इसकी कहानी को जानने के लिए कि असम पहली बार कब टूटना शुरू हुआ और असम के लोगों के मन में क्यों आया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, उसकी कहानी की हम शुरुआत करते हैं इतिहास में जाकर। आप सभी को पता है कि 1826 से लेकर 1947 तक भारत के अंदर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, और अंग्रेज इतने क्रूर थे, इतने निर्दयी थे कि वो कभी किसी व्यक्ति के ऊपर दया नहीं करते थे, खास करके भारत के लोगों के ऊपर। भारत के लोगों को केवल वो एक गुलाम और एक मजदूर समझते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहां तक कि भारत के लोगों को उन्होंने इंसान तक नहीं समझा। अंग्रेज इतने ज्यादा चतुर थे कि वो जब किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पर व्यापार हो सकता है तो उस वाले इलाके के लोगों को वो हटा देते थे और किसी और इलाके के लोगों को वहां पर लाकर बिठा देते थे ताकि वहां पर किसी प्रकार का विद्रोह ना हो। अब जरा सुनिए, अंग्रेज पूरे भारत में फैलना शुरू हो गए और फैलते फैलते ये पहुंच गए असम के अंदर। जब ये असम के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत अच्छी जमीन है असम की, और यहाँ पर चाय के बागान हो सकते हैं, यहाँ पर तेल गैस जैसे मिनरल्स भी हो सकते हैं, कई प्रकार की चीजें उनको वहां पर एकदम से दिखी। अंग्रेजों के माइंड में एक सवाल आया कि यहाँ से सब प्रकार की खेती की जा सकती है। सबसे बढ़िया खेती है चाय की खेती की जा सकती है, पर असम के लोग आज नहीं तो कल विद्रोह कर देंगे कि चाय हम उगा रहे हैं, खेत हमारा है, मेहनत हमारी है, हमको मुनाफा कम मिल रहा है। एक काम करो, इनकी जमीनें ले लो और यहाँ खेती करवाने के लिए किसी और राज्य से लोगों को बुला लो। तो अंग्रेजों ने चाल चलते हुए असम के लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी बल्कि बिहार और बंगाल के लोगों को वहां पर बुला लिया। धीरे धीरे बिहार और बंगाल के लोग यहाँ पर इतने ज्यादा हो गए कि लैंग्वेज का टकराव शुरू हो गया। बंगाली लैंग्वेज में वो बात करते थे। असम के लोगों को गुस्सा आता था कि हमारे यहाँ पर असमिया लैंग्वेज चलती है, तुम बंगाली में बात कर रहे हो, गुस्सा आता था। अंग्रेजों को लगा कि लड़ा गए तो सब काम बिगाड़ देंगे, एक काम करो, बोल दो कि तुम चाहो जैसी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। तो लैंग्वेज को इन्होंने अनिवार्य कर दिया कि जो जैसी लैंग्वेज में बात करना चाहे वैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों को लगता था कि मजदूर इतना दूर से आते हैं जाते हैं, काम करो इन्हें यहीं बसा दो। तो असम की जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है उसके आसपास बंगाली लोगों को इन्होंने बसाना शुरू कर दिया। अब तक सब कुछ सही चल रहा है। अब तक असम के लोगों के माइंड में सवाल नहीं आया है कि क्या किया जाए, बस वो देख रहे हैं, एकदम निहत्थे खड़े हैं। कुछ समय बीता, अंग्रेज यहां से जाने की तैयारी कर रहे थे और भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था। 1940 का दौर आता है। आप सभी को याद है कि 1939 में 1939 में पहली बार खुलेआम ये मांग की गई थी कि पाकिस्तान बना दो, भारत से अलग कर दो, और अंग्रेजों के रहते हुए कर दो, क्योंकि अंग्रेज चले गए तो भारतवासी अलग होने ही नहीं देंगे, इससे पहले कर दो। तो उस समय 1940 के दौर में आते आते मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं के मन में एक सवाल आने लगा कि हम केवल पाकिस्तान नहीं मांग रहे हैं, यानी कि P4 पंजाब ही नहीं मांग रहे हैं, अफगानिस्तान, कश्मीर, बहुत सारा इलाका इन्होंने मांगा, बलूचिस्तान, सिंध वाला।
तो इन्होंने बोला कि पाकिस्तान केवल एक मोर्चे पर तैयार नहीं हो रहा है बल्कि दो दो मोर्चे पर, और वो इलाके चुने गए जहां पर मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या थी। ये वाला इलाका जहां पर मुस्लिम बाहुल्य थे, ये वाला इलाका जहां पर मुस्लिम बाहुल्य थे, और ऐसे करते हुए पाकिस्तान की मांग हुई, पाकिस्तान के लिए मांग पारित हुई और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की बात यहां निकल कर आ गई। अब देखिए, ये तो बन गया पश्चिमी पाकिस्तान, और आज का जो बांग्लादेश है पहले कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान। जैसे ये बना तो उस समय मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं के मन में एक आवाज आने लगी, एक काम कर सकते हैं, पूर्वी पाकिस्तान को और बढ़ा सकते हैं, और उसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें जाना पड़ेगा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और ये जो असम राज्य हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, असम को भी मांग लो, बोलो कि असम भी हमको दे दो। अब देखो, पाकिस्तान वालों ने असम तक को मांग लिया था, और जैसे इन्होंने असम को मांगा, बड़ी गुस्से के साथ में एक आवाज आना शुरू हुई, और वो आवाज थी गोपीनाथ बोरदोलोई की। ये गोपीनाथ बोरदोलोई कौन है? गोपीनाथ बोरदोलोई असम में उस समय के लीडर हुआ करते थे। इनकी एक आवाज पे पूरा असम चलता था और एक आवाज पे असम रुक जाता था। गोपीनाथ ने बोला, किससे पूछ के इतना सारा निर्णय कर लिया कि हम भारत के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ रहेंगे? हमसे तो जरा पूछ लो कि हमें किसके साथ रहना है। असम भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, कभी भी ये भारत से टूटकर अलग नहीं होगा। हमें पाकिस्तान के साथ में मिलने का कोई शौक नहीं है। आज जो अपने शौक यहाँ फरमाने की कोशिश करी है, आज के बाद मत करना। जैसे इन्होंने धमकी दी, असम की पूरी जनता इनके साथ में आकर खड़ी हो जाती है। मुस्लिम लीग वहीं चुप हो जाता है। असम को लेकर वो डिमांड वहीं खत्म हो गई। यानी आज अगर भारत का हिस्सा असम है तो वो केवल गोपीनाथ जी की वजह से है। आप इस बात को जरूर से स्वीकार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय निकला, भारत आजाद हुआ। भारत जब आजाद हुआ तो 1950 से लेकर 1970 के दशक में असम की जनता और भी ज्यादा परेशान हो गई। अब आप सोचोगे आजादी के बाद क्यों परेशान हो रहे हैं? सुनिएगा जरूर। परेशान इसीलिए हो रहे थे कि बांग्लादेश बनने से पहले, यानी कि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो हैं काम की तलाश में आ जाते थे भारत के अंदर, और भारत का इनका सबसे फेवरेट स्पॉट जो है, सबसे फेवरेट प्लेस जो है वो है असम। सबसे फेवरेट जगह है असम। वहां आ जाते थे, असम के लोगों का रोजगार छीनकर वहां पे काम करना शुरू हो जाते थे, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लग गई। बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर आना शुरू हो गए, और इतनी संख्या में आ गए कि असम के हर एक कोने में अगर आप नजर घुमा के देखोगे तो आपको पूर्वी पाकिस्तान के लोग ही दिखेंगे। अब ये समझ रहे हो क्या रहा है, यानी इनको अलग कर दिया, फिर भी ये भारत के अंदर घुसे जा रहे हैं। और भारत के अंदर तो आना है, पर असम के अंदर ही क्यों? तो ब्रह्मपुत्र की घाटी में इनकी तादाद बढ़ गई। दूसरे इलाके जहां पर असमिया लैंग्वेज के लोग भी रह रहे हैं, बंगाली लैंग्वेज के लोग भी रह रहे हैं, आपस में इनकी बनना शुरू नहीं हो रही है। मतलब बनती नहीं थी, क्योंकि असम के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा राज्य है, हमारी लैंग्वेज है, तुम लोग यहाँ पर आकर बस रहे हो। और उन्हीं बातों को लेके हुए एक दिन 1960 के दशक के अंदर छोटा सा झगड़ा शुरू हुआ। छोटा सा झगड़ा लैंग्वेज को लेकर कि तुम हो साले बंगाली, यहां पर आकर बस गए हो, और इस प्रकार की बातों को लेकर एक झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा बहुत बड़े लेवल पर जा पहुंचा। एक तरफ असम के लोग जो असमिया लैंग्वेज बोलते हैं, एक तरफ बंगाल के लोग जो बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। बड़ा खतरनाक भाषा का विवाद यहां पर शुरू हुआ। तब भी ये अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं, अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर एक डर खाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इनकी संख्या और भी ज्यादा हो जाए, और उसकी वजह से हम हमारे ही राज्य के अंदर हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सबको हमें भूलना पड़े, और हम हमारे राज्य के अंदर अल्पसंख्यक बन के ना रह जाए। ये डर इनको सताना शुरू हो गया था 1960 के अंदर। ये डर तो लग ही रहा था कि उसके कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और वो युद्ध था 1971 का, यानी कि बांग्लादेश को बनाने के लिए। जब बांग्लादेश को बनाने के लिए 1971 में वॉर शुरू हुआ तो कई सारे पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्ति भाग भाग कर असम के अंदर आ गए। अब इनकी जनसंख्या पहले से ही ज्यादा थी, और ये जनसंख्या और भी बढ़कर आ गई। मतलब आप मान के चलिए कि बिल्डिंग है 5 फ्लोर की, केवल 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, और उसमें इतने लोग भरे हुए हैं कि 50 बिल्डिंग में रह सकते हैं। आप जरा समझिए, इतनी तादाद में लोग भागकर कहाँ आए? असम के अंदर शरणार्थी बन के आए। और उस दिन असम के लोगों को पहली बार अंदर झटका लग रहा था, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हमारा राज्य हमसे छीन जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और उसी बातों को लेकर वहां पर बेरोजगार जो छात्र थे, उनके मन में एक सवाल आने लगा कि अगर आज असम के लिए आवाज नहीं उठाई
तो आने वाले टाइम में आवाज उठाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और तभी 1979 के दौर में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ, छात्र आंदोलन शुरू हुआ और छात्र आंदोलन में इन्होंने एक नारा दिया, यानी कि 1971 से लेकर 1979 तक कई सारे बंगाली यहाँ आकर बस गए। ये लोग बुरी तरीके से परेशान हो रहे थे और फिर जो बेरोजगार छात्र थे उन्होंने खुद से ही हथियार उठाना शुरू किया और खुद से ही नारेबाजी करना शुरू किया, क्योंकि वो भारत सरकार के सामने कई बार बोल चुके थे कि हमारे इधर तो देख लो क्या हो रहा है, पर किसी ने ध्यान नहीं लगाया, किसी ने नहीं देखा। और मैं आज भी बोलूंगी कि आज भी पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है, यानी कि 7 सिस्टर्स की हम बात करें, उन राज्यों के अंदर उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना उत्तरी क्षेत्र में होना चाहिए। उत्तरी क्षेत्र में है, आप जाओ मध्य प्रदेश चले जाओ, राजस्थान, गुजरात, किसी भी एरिया में चले जाओ, उतना डेवलपमेंट और उतनी सारी चीज़ें आपको इन राज्यों के अंदर देखने को मिलेगा। उतना ध्यान आज भी सरकार का उस तरफ नहीं है, बल्कि सरकार को ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग की उस समय ही चाल थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को हमारे पास लेना है। और आज तो बांग्लादेश खुलेआम बोलते आया है कि हम इस वाले हिस्से को काटकर, चिकन नेक को काटकर हमारे वाले इलाके में मिला देंगे। स्पेशल फोर्स यहाँ पर अभी भी लगा रखी है सरकार ने, पर जो काम होना चाहिए वो अभी तक एक्टिव तो नहीं हुआ है, हो ही जाना चाहिए। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो, है ना, ये तो होना ही चाहिए। खैर, इस तरफ आ जाते हैं। 1979 में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होता है और उस समय असम के लोगों की तरफ से एक नारा दिया गया, विदेशी हटाओ। क्या कहा गया? विदेशियों को हटाओ, यहाँ से बाहर भगाओ। बाहर इसलिए भगाना था क्योंकि बांग्लादेश के लोग थे, नेपाल के लोग थे, भूटान के लोग थे, म्यांमार के लोग थे, कई सारे राज्यों के लोग आकर असम के अंदर बसने लगे थे। असम के लोगों ने बोला विदेशी हटाओ, और एक धीमी आवाज में एक आवाज आने लगी कि विदेशियों को हटाओ या फिर भारत से ही हट जाओ। भारत से हट जाओ, भारत से हट जाओ, भारत से हट जाओ, यानी कि भारत से कटकर अलग हो जाओ, तभी तुम तुम्हारी संस्कृति को बचा पाओगे, तुम्हारी सभी कल्पनाओं को तुम जीवित रख पाओगे, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। 1979 में ये आवाज उठने लगी थी, तभी उसी साल एक और नए संगठन का गठन होता है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसे कहते हैं ULFA। ULFA ये भी बेरोजगारी छात्रों का ही एक संगठन है। ULFA जिसे आज अलगाववादी, आतंकवादी तक कहा जाता है, पर यह उस समय जब इसका निर्माण हुआ था तो केवल असम के लिए। ULFA की अगर हम बात करें तो यह है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इनकी जब स्थापना होती है तो असम का एक जिला है जिसका नाम है शिवसागर जिला। उसी शिवसागर जिले के एक छोटे से गांव में एक चिंगारी भड़की थी और वहां पे इसकी शुरुआत होती है। जब इनकी शुरुआत हुई तो उन्होंने ऑफिशियल तरीके से अनाउंस किया कि असम भारत के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि भारत सरकार हमारी संस्कृति को नहीं बचा रही है, हमारी भाषा को नहीं बचा रही है, दूसरे लोग आकर यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं, इसके लिए हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आगे क्या कहा? आगे कहा कि असम को केवल भारत की एक कॉलोनी समझा जाता है। क्या कहा जाता है? केवल एक कॉलोनी समझा जाता है। भारत सरकार कभी इस कॉलोनी के अंदर आकर झांक कर नहीं देखती। दूसरा, असम के अंदर जो भी तेल, चाय, गैस है वो सब ये असम के अंदर आकर दिल्ली लेकर चले जाते हैं, पर हमारी तरफ ध्यान नहीं लगाया जाता है। स्थानीय लोग गरीब हो रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग आकर यहाँ पर काम करके चले जाते हैं, बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास क्या है? इस प्रकार की मांग उठना शुरू हुई। 1979 से लेकर 1990 के दशक तक यह मांग बड़ी तेजी से चल रही थी। इधर दिल्ली में बैठी हुई सरकार सोच रही है हो क्या रहा है भाई साहब, हो क्या रहा है, जाकर देखोगे तभी ना पता चलेगा हो क्या रहा है। अब देखो 1990 के दौर में इन्होंने पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दंगे फसाद शुरू कर दिए। आज मणिपुर जल रहा है, इस प्रकार की नारेबाजी आपने सुनी है ना, ऐसा हुआ है। ऐसा एक टाइम असम के अंदर भी हुआ है। 1990 के अंदर इन्होंने खुली जंग का ऐलान कर दिया कि आज असम आजाद होकर रहेगा, स्वायत्त देश बन के रहेगा, हमें भारत के साथ नहीं रहना है। और इतनी खुली जंग की शुरुआत कि इंटरनेट तक बंद करना पड़ा, सब चीजें बंद करनी पड़ी। आज तो इंटरनेट है, खैर उस टाइम बात अलग थी। 2005-06 में तो भारत के अंदर मोबाइल आ रहे हैं, इतना नहीं था, पर भारत सरकार के पास तो था ना, है ना। कोई ये मत बोलना मैम इंटरनेट में कहाँ पहुंच गए। मतलब कुल मिलाकर इनको दबाने के लिए सारी चीजें की गई, फिर उतरी गई इंडियन आर्मी को। अब इंडियन आर्मी की एंट्री यहाँ होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी जाएगी तभी यह विद्रोह रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। 1990 के दशक में असम जलने लगा, बड़े बड़े दंगे शुरू हो गए और लगातार लोग जंगल से आते थे, गुरिल्ला अटैक करने लगे। किसके ऊपर? हमारी भारतीय सेना के ऊपर।
कई सारे भारतीय जवान वहां पर शहीद हो गए। कई सारे इंजीनियर अगर वहां काम करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें किडनैप कर देते हैं, गायब कर देते थे। असम के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे होते थे उनके साथ लूटपाट होती थी, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना, आंदोलन करने के लिए तो पैसा, हथियार चाहिए, वो सारी चीजें होगी। तो जब भारतीय सेना यहाँ पर गई तो भारतीय सेना ने उनके साथ में एक छोटी सी जंग लड़ी और उस वजह से उन लोगों को वहां से मार पीट कर भगा दिया जो सामने आकर लीडरशिप में खड़े हुए थे। कौन? ULF वाले, है ना। तो उनको बुरी तरीके से मार पीट कर भगा दिया गया। और जब इनको लगने लगा कि इंडियन आर्मी यहाँ पर बड़ी खतरनाक तरीके से तैनात है, अब इनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो ये अपना पूरा संगठन लेकर कहाँ चले गए? म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर जाकर बस गए और वहां से पूरी एक्टिविटी करने लगे। कुछ जो असम के अंदर बच गए थे वो जंगल की तरफ भाग गए और वहां पर कई साल तक इंडियन आर्मी बैठी रही। कहाँ पर? असम के अंदर, ताकि इस प्रकार के दंगा फसाद फिर ना हो और फिर कोई ऐसी आवाज ना उठ पाए कि हमें अलग कर दो। समय बीता, 1990 का दशक बीतता गया और 2001 का दिन आता है। 2001 के दिन क्या होता है? यही वाली जो पार्टी इन्होंने बनाई थी ना, ये जो गुट इनके द्वारा बनाया गया था जिसे ULF कहा गया है, वो 2 गुट में बंट गया। क्या हुआ? 2 गुट में बंट गया। एक गुट जो कि भारत सरकार की तरफ है, भारत सरकार से बातचीत करता है। जब जब असम के अंदर किसी प्रकार की दुविधा होती है, बाहरी लोग हावी होते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली और लोगों से बात करते हैं, सरकार से बात करते हैं। और दूसरे गुट की बात करें तो आज भी बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर एक्टिव है और आज भी इनकी केवल एक ही डिमांड है कि असम को अलग राज्य बना दो, अलग देश बना दो। माफ कीजिएगा, राज्य नहीं, देश बना दो, अलग देश बना दो। आज असम की बागडोर मामाजी के हाथ में है, यानी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथ में है। और आप सभी को याद होगा कि इन्होंने बोला था कि एक डर आज भी असम की जनता के मन में है, वो 1941 वाला दौर है ना, वही वाला दौर 2041 में इनको दिखाई देता है कि 50-50% जनसंख्या हो जाएगी यहाँ की, क्योंकि मियाँ मुसलमान बांग्लादेशी व्यक्ति आज भी असम के अंदर आकर बस गए। असम के अंदर मुसलमानों का क्या काम है? इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिए गए। असम के अंदर इन जनताओं का क्या काम है? असम तो असमिया लोगों का है, फिर ये किस प्रकार से यहाँ पर आकर बसे हुए, उनको लात देके वहां से भगा दो। कई प्रकार के स्टेटमेंट इनके आते रहे हैं। आप जरा बताइएगा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए असम के लोगों के द्वारा जो किया गया था वो सही था? भारत सरकार को बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान लगाना चाहिए था, एक्शन लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए। क्या वो ले लेने थे टाइम पे? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप असम से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, और आप अगर उस समय होते, इन सभी चीज़ों की एक्टिविटी में अगर शामिल होते कि एक तरफ असम को अलग देश बनाने की मांग और एक तरफ भारत के अंदर रहने का मांग, तो आप क्या सोच रहे होते उस समय? क्या आप सपोर्ट कर रहे होते या खिलाफ खड़े होते? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आज असम की परिस्थिति अलग है। आज असम और पूरे भारत की तरफ, पूर्वोत्तर भारत की तरफ जो है कुछ कुछ काम किए जा रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री भी थोड़े से फॉर्म में आ चुके हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि असम का आज वो 1990 वाला दौर तो कतई ना है, थोड़ा तो चेंज हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? मैं बस आपका कमेंट जानना चाहती हूँ। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से भी देख रहे हैं और असम का ये पूरी स्टोरी सुनकर आपके माइंड में क्या आया है, जरूर से लिखिएगा। जरूर मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर से कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। और अगर आप सीखना चाहते हैं जनरेटिव AI को, तो आपको ये मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट, जिस पर जाकर आपको टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको डालना है और अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, जिसके लिए कोड का इस्तेमाल करना है NARI100। जरूर से ले लीजिएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जनरेटिव AI का कोर्स है, ये आपको मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।